हेलो, नमस्ते सभी को। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोप जी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी की और उसमें हमारा जो टॉपिक था वो था पौधों के लिए अनिवार्य जो पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ हमने बात की थी पादप जो हैं वो जो पोषक पदार्थ हैं वो मृदा से खनिज जो तत्व हैं उनके रूप में ग्रहण करते हैं और उसी को हमने क्या कहा था, खनिज पोषण कहा था। और हमने पीछे बात की थी कि जो पादप होता है उसके शुष्क भार में लगभग हमें 60 प्रकार के जो खनिज तत्व हैं वो पादप के अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब उसमें जो सभी पोषक तत्व हैं वो पादप के लिए अति आवश्यक नहीं होते हैं। सभी अति क्या नहीं होते हैं, आवश्यक नहीं होते। उनमें से हमने बात की थी कि 60 में से 17 जो खनिज तत्व होते हैं उन्हें हमने कहा था अनिवार्य। क्या कहा था? अनिवार्य पोषक तत्व। और शेष जो रहे वो थे अनावश्यक पोषक तत्व। तो 60 में से 17 जो थे, 17 खनिज तत्व अनिवार्य पोषक तत्वों की किस में आते हैं, श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा जो शेष रहे वो अनावश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में आएंगे। इनकी आवश्यकता पादप को क्या होती है, अधिक होती है। और हमने बात भी की थी कि अनिवार्य पोषक तत्व किसे कहेंगे, ऐसे पोषक तत्व जो पादप की वृद्धि विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं, पादप में प्रजनन की क्रिया के लिए अति आवश्यक होते हैं। इसके अलावा उस पोषक तत्व की कमी में पादप में कुछ विशिष्ट क्या होते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं। उस पोषक तत्व की कमी कोई दूसरा पोषक तत्व पूरा नहीं कर सकता है। वो सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, अनिवार्य पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। अब अनिवार्य जो पोषक तत्व हैं पादप को उपलब्धता के आधार पर या पादप इनका यूज करता उसके आधार पर इन्हें भी हमने दो प्रकार के बताए थे। एक वृहद पोषक तत्व मैक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरा बताया था सूक्ष्म माइक्रोमोलिक्यूल्स, सूक्ष्म पोषक तत्व। इन 17 में से जो 9 तत्व थे वो ऐसे हैं जो वृहद पोषक तत्वों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनका यूज या हम कहें 1 ग्राम शुष्क भार में इनकी मात्रा 1 से 10 मिलीग्राम तक प्रेजेंट हो तो वह किस में आएंगे, वृहद में। और पादप के 1 ग्राम शुष्क भार में यदि किसी पोषक तत्व की मात्रा 1 मिलीग्राम से भी कम हो या हम कहें 0.1 मिलीग्राम उपस्थित हो वो किस में आएंगे, सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आएंगे। नाम से स्पष्ट हो रहा है। इनकी संख्या होती है कितनी, 8 होती है। अब यहाँ हमने पढ़ा था कि इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व थे, इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व थे। एक बार इनको और समझ लेते हैं हम। तो वृहद जो पोषक तत्व थे उनके अंतर्गत आपको याद करने की जो ट्रिक है वो भी मैं साथ साथ समझा देता हूँ कि इन 17 तत्वों को आप किस प्रकार से याद कर सकते हो। देखो, आपने एक पीके मूवी देखी है, उसमें बार बार एक डायलॉग बोला जाता है, कौन है ये पीके। तो उसी से हम इन 9 जो तत्व हैं उनको याद कर सकते हैं। तो यहाँ बोला गया कि कौन है ये पीके, तो कौन पीके, बाकी के जो 3 तत्व और बचे तो कौन पीके से हम CHON कौन पीके। इसके अलावा 3 तत्व और बचते हैं, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो। देखो, कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 तत्व ऐसे हैं जो वृहद पोषक तत्वों की किस में आएंगे, श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो इनको आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। तो 9 जो हैं वो वृहद पोषक तत्वों के अंतर्गत आएंगे जिनकी 1 ग्राम शुष्क भार में इनकी मात्रा कितनी प्रेजेंट है, 1 से लेकर
कितनी 10 मिलीग्राम या 2 से लेकर 10 मिलीग्राम तक इनकी मात्रा प्रेजेंट हो तो वो वृहद पोषक तत्वों की श्रेणी में आएंगे। अब इनमें भी हम बात करें तो इनमें हम देखें तो जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, इनको पादप मृदा से प्राप्त नहीं करता, इनको खनिज आयन के रूप में प्राप्त नहीं करता, इनको पादप जो है CO2, इसके अलावा O2 और H2O की फॉर्म के रूप में वायुमंडल से क्या करता है, प्राप्त करता है। तो इनको खनिज आयन के रूप में प्राप्त नहीं करता है, इसलिए ये खनिज पोषक तत्वों की श्रेणी में नहीं आते। लेकिन इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पादप को क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए ये वृहद पोषक तत्वों की किस में रखा, हमने श्रेणी में रखा है। बाकी जो शेष बच रहे हैं इन सबको पादप मृदा से प्राप्त करता है और इन्हें हमने 2 वर्गों में बांटा है, जिसमें से एक आ जाते हैं प्राथमिक वृहद पोषक तत्व। तो NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम है ये वृहद पोषक तत्वों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो सल्फर है ये द्वितीयक किस में आएंगे, द्वितीयक वृहद पोषक तत्वों की किस में आ रहे थे, श्रेणी में आते हैं। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद में हम बात करें सूक्ष्म पोषक तत्वों की, तो इनकी रिक्वायरमेंट कम है वृहद की अपेक्षा और शुष्क भार में 0.1 मिलीग्राम तक ही ये क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इनको हम याद कर सकते हैं। तो इनको याद करने की जो ट्रिक है वो है मोदी फिर बॉर्डर पर, मोदी फिर बॉर्डर, क्योंकि जिनपिंग माने नहीं, इनसे याद कर सकते हैं। मोदी से MO मोलिब्डेनम, फिर से FE बॉर्डर से B, क्योंकि CU जिनपिंग से ZN, माने से MN और नहीं से निकिल। 1 2 3 4 5 6 8, तो 8 जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इनको हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अभी अभी आपको पता हो तो जो चाइना था उसने हमारे जो वीर सैनिक थे उनमें से 20 जो जवान थे वो शहीद हो गए थे और मोदी जी अभी अभी जो बॉर्डर पर गए थे उन जो सैनिक थे उनका हौसला अफजाई करने के लिए, तो उसके हिसाब से हम इसको याद कर सकते हैं मोदी फिर बॉर्डर, क्योंकि जिनपिंग माने नहीं। तो मोदी से मोलिब्डेनम, फेरस, बोरोन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज और निकल, ये सब के सब किस में आएंगे, सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं उनकी किस में आएंगे, श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो इसमें ये था, हमने बात कर ली थी यहाँ NPK में नाइट्रोजन की, तो उसी को हम समझेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सभी जो पोषक तत्व हैं, सभी जितने भी खनिज तत्व हैं जिनका प्लांट क्या करता है, यूज करता है, उसकी क्या क्या उपयोगिता है, उसकी न्यूनता के क्या जो लक्षण हैं वो नज़र आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृहद पोषक तत्व, और वृहद में भी प्राथमिक वृहद पोषक तत्वों की बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को हम समझें। नाइट्रोजन की अपन ने बात कर ली थी, NPK, ये जो तीनों पोषक तत्व हैं, तीनों जो खनिज तत्व हैं, इनकी पादप को अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें क्रांतिक तत्व कहते हैं। मृदा में इनकी कमी ही पाई जाती है क्योंकि पादप इनका यूज ज़्यादा करता है, प्राथमिक वृहद पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए बाहर से हम रासायनिक जो उर्वरक वगैरह है उसके रूप में पादप को नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम है वो क्या करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। जैसे आपने NPK 19-19 जो हम विभिन्न प्रकार की फसलों में, जैसे टमाटर वगैरह है, सब्जियों की अन्य फसलें, उनके अंतर्गत क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये NPK क्या है,
ये तीनों जो चीज़ें हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या कर रहा है, यहाँ पर पूरा कर रहा है। तो रासायनिक उर्वरकों के रूप में हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ध्यान दो, नाइट्रोजन की हमने बात की थी। वातावरण में, वायुमंडल में 78% तक नाइट्रोजन पाई जाती है। पादप उस नाइट्रोजन का जो यूज है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं करते हैं, उसको नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया के रूप में ही क्या करते हैं, अमोनियम जो आयन है उसके रूप में प्लांट उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। वहाँ हमने बात की थी मृदा में बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं, या हम कहें जो नाइट्रोजन है वो जैसे बिजली चमकने से रासायनिक जो उर्वरक हैं उनके द्वारा, आदि के द्वारा नाइट्रोजन के यौगिकों में चेंज हो जाती है। राइजोबियम की बात की थी हमने, लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप थे उनकी जड़ों में सहजीवी जीवाणु राइजोबियम पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और उससे नाइट्रोजन के यौगिकों में चेंज करके पादप को उपलब्ध करवाता है, मृदा की उपजाऊ क्षमता को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। इसी प्रकार कुछ स्वतंत्र जीवी जो जीवाणु हैं, जैसे एजोला है, नोस्टोक है, एनाबिना है, ये सब के सब भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा में नाइट्रोजन की यौगिकों की मात्रा को बढ़ाकर मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको क्या करता है, बढ़ाने का काम करते हैं और पादप को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन क्या करते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ नाइट्रोजन की बात की थी, पादप के लिए वसीय अम्ल, प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल हैं, आदि के जो घटक होते हैं उनके रूप में जो नाइट्रोजन है वो पादप के लिए महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है, यूजफुल है। इसके अलावा हम देखें तो नाइट्रोजन के क्या क्या जो न्यूनता थे, उसके जो लक्षण थे उनकी हमने बात की थी। नाइट्रोजन की यदि कमी रह जाती है तो हरिमनहीनता प्रकट होती है, पत्तियां जो हैं वो क्या हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं। नाइट्रोजन की जो कमी है वो सबसे पहले, या हम कहें नाइट्रोजन जो है वह आसानी से स्थानांतरित हो जाती है। तो जो पुरानी पत्तियों में जो नाइट्रोजन थी वो स्थानांतरित होकर जो युवा पत्तियां उनमें चली जाती है। तो नाइट्रोजन की न्यूनता के जो लक्षण थे वो सबसे पहले पुरानी जो पत्तियां हैं उनमें क्या होते हैं, नज़र आते हैं। पादप क्या रह जाते हैं, बोने रह जाते हैं या क्या रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। इसके अलावा तने में, पत्तियों में एंथोसाइनिन वर्णक का क्या होता है, निर्माण होता है। उसके कारण गुलाबी लाल रंग के क्या बन जाते हैं, धब्बों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। वो सबके नाइट्रोजन की कमी के हमने क्या पढ़े थे, लक्षण पढ़े थे, न्यूनता के लक्षण। अब इसी में अगला जो हमारा टॉपिक है वो आता है फास्फोरस। फास्फोरस, सबसे पहले तो हम बात करें फास्फोरस की, तो पौधों के लिए फास्फोरस का जो मुख्य जो स्रोत है वो कौन है, मृदा। और मृदा से जो पादप हैं फास्फोरस का जो अवशोषण है वो किसके रूप में करेंगे, तो यहाँ मृदा से पादप फास्फोरस का अवशोषण फास्फेट आयनों के रूप में करते हैं। H2PO4 HPO4 के रूप में जो पादप हैं वो मृदा से फास्फोरस का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। और फास्फोरस का जो अवशोषण है वह अवशोषण अकार्बनिक रूप में किया जाता है, स्थानांतरण अकार्बनिक रूप में होता है। लेकिन पादप जो हैं वे, पादपों में जो फास्फोरस है वह कार्बनिक रूप में क्या होती है, पाई जाती है। सामान्यतया प्रचुर मात्रा में फास्फोरस उपस्थित है या प्रेजेंट होती है, मृदा में फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। लेकिन ऐसी मृदा जहां कैल्शियम की मात्रा क्या हो, अधिक हो, तो कैल्शियम की मात्रा जिस मृदा में अधिक होती है तो जो कैल्शियम है वह फास्फोरस के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है और उसके कारण पादपों में फास्फोरस की क्या रह जाती है, कमी हमें देखने को मिलती है। और फास्फोरस की हम बात करें तो पादप का जो शुष्क भार है, मात्रा की बात करें तो शुष्क भार में लगभग 0.2 से 0.8% तक क्या प्रेजेंट होती है। फास्फोरस जो है वह पादपों में देखने को क्या होती है, मिलती है। नेक्स्ट हम समझें जो फास्फोरस है इसकी जो उपयोगिता है, उपयोगिता की बात करें, कहाँ इसकी उपयोगिता है पादप में, तो जैसे हम बात करें फास्फोलिपिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, इसके अलावा कोएंजाइम NADP
ATP आदि जो हैं, GTP आदि का जो मुख्य घटक है, वो मुख्य घटक कौन होता है? यहाँ फास्फोरस होता है। कौन होता है? फास्फोरस। NAD की बात करें तो निकोटिनेमाइड, एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। इसके अलावा NADP की बात करें तो निकोटिनेमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड क्या जाएगा? फास्फेट। ATP एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, GTP ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट आदि का जो मुख्य घटक है, वो मुख्य घटक कौन होता है? फास्फोरस होता है। अब इनमें से हम देखें को एंजाइम है, NAD है और NADP है, ये सब के सब पादपों में ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाओं में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, श्वसन में आदि के अंतर्गत इनकी क्या होती है? उपयोगिता होती है। आदि में यह अपना योगदान देते हैं। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद में हम देखें तो जो फास्फोरस है, ये जो फास्फोरस है, इसकी यदि पादप में क्या हो जाए? कमी हो जाए, इसकी यदि न्यूनता हो जाए तो न्यूनता में कौन से जो लक्षण हैं वह हमें देखने को मिलते हैं। तो फास्फोरस की न्यूनता के लक्षण, न्यूनता में क्या होगा? फास्फोरस की यदि कमी हो जाती है तो तने की वृद्धि नहीं हो पाती है, पादप बोना या स्तंभित रह जाता है, वह अधिक हरा होता है, अधिक हरा दिखाई देता है। यदि फास्फोरस की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो तना व अधिक कमी में तने व पत्तियों में ऊतक क्षय हो जाता है, इनके ऊतक अपघटित हो जाते हैं, ऊतक क्षय हो जाती हैं। इसके अलावा पत्तियों का विकृत होना, पत्तियां क्या हो जाती हैं? विकृत हो जाती हैं। इसके अलावा एंथोसाइनिन वर्णक बनता है, एंथोसाइनिन वर्णक के कारण तना व पत्तियों में गुलाबी व लाल रंग के क्या बन जाते हैं? धब्बे बन जाते हैं। इसके अलावा कैम्बियम जो होता है, कैम्बियम की सक्रियता में कमी होना, ये सब के सब जो लक्षण हैं वो किसकी कमी के कारण नजर आते हैं? फास्फोरस जो है उसकी कमी के कारण ये जो लक्षण हैं ये हमें दिखाई देते हैं। तो बात की यहाँ फास्फोरस की, मृदा से फास्फेट आयनों के रूप में इसका अवशोषण किया जाता है, अकार्बनिक रूप में इसको अवशोषित किया जाता है, लेकिन पादप में कार्बनिक रूप में पाया जाता है। शुष्क बार का 0.2 से 0.8% तक फास्फोरस की मात्रा है। क्या क्या उपयोगिता है इसकी और न्यूनता के क्या क्या लक्षण हमें नज़र आते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले उसका। नेक्स्ट हम देखें पोटेशियम। पोटेशियम जो है इसकी बात करें, प्राथमिक वृहद पोषक तत्वों में 3 खनिज तत्व हम पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम। नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात कर ली। अगला जो हमारा खनिज जो तत्व है वो आता है पोटेशियम।
सबसे पहले तो हम देखें पादप जो हैं वो पोटेशियम का अवशोषण किसके रूप में करते हैं, तो पादप पोटेशियम का अवशोषण करते हैं K+ पोटेशियम आयन के रूप में पादप जो हैं वो पोटेशियम का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। मृदा में जो पोटेशियम है वह विलयशील व विनिमय रूप में पाया जाता है। पोटेशियम जो है इसका किसी रचनात्मक घटक में कोई योगदान नहीं है, इसलिए यह किसी संरचनात्मक जो घटक है उसका क्या नहीं करता है, निर्माण नहीं करता है। पादप में कोई संरचनात्मक इसकी कोई भूमिका नहीं है। फिर भी यह 4 जैव रासायनिक जो क्रियाएं हैं, 4 जैव रासायनिक क्रियाओं में पोटेशियम का योगदान है। 4 जैव रासायनिक क्रियाओं में पोटेशियम का योगदान, तो 4 जैव रासायनिक क्रियाओं में पोटेशियम का क्या योगदान है। कौन कौन सी जैव रासायनिक क्रिया है, पहला है ऋणायन उदासीनीकरण में पोटेशियम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा एंजाइम सक्रियण की क्रिया में इसका योगदान होता है। इसके अलावा परासरणीय विभव में जो पोटेशियम आयन है उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा एक आता है कला अभिगमन। ये 4 ऐसी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं जिनमें पोटेशियम अपना क्या देता है, योगदान देता है। इसके अलावा हम समझे जैसे रंध्रों का खुलना है, बंद होना है, उनमें पत्तियां, फलों आदि की हम सामान्य वृद्धि की बात करें, उनके अंतर्गत भी जो पोटेशियम है इसका महत्वपूर्ण क्या होता है, योगदान होता है। एंजाइम सक्रियण की बात करें तो एंजाइम सक्रियण के अंतर्गत हम देखें तो जो पोटेशियम है वो फास्फोइनोल पाइरवेज की बात करें या फास्फोराइलेज या फास्फोकाइनेज जो एंजाइम है उनके निर्माण में या उनको सक्रिय करने में इसका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा पादप के जो वृद्धिशील विभज्योतकी जो भाग होते हैं, जैसे मूल, शीर्ष, तने का जो शीर्ष भाग होता है, उनके अंतर्गत पोटेशियम की जो मात्रा है वो अधिक पाई जाती है या अधिक मात्रा हमें देखने को मिलती है। न्यूनता के लक्षण एंजाइम सक्रियण में हमने पढ़ा कि जो पोटेशियम है वह पोटेशियम जैसे फास्फोराइलेज एंजाइम की बात की हमने, उसको सक्रिय करने में ये क्या होता है, सहायक होता है। और पादप का जो साइटोक्रोम तंत्र है उसको बनाए रखने में ये सहायक होता है। यदि इन एंजाइमों को ये सक्रिय नहीं करेगा तो जो साइटोक्रोम तंत्र है वह यहाँ क्या नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा। आगे हम बात करेंगे उनकी। अभी फिलहाल हम देखें न्यूनता के क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो न्यूनता में पादप बोने या रोजेट अवस्था दर्शाते हैं। किसकी कमी से, पोटेशियम की यदि कमी हो जाती है तो पोटेशियम की कमी के कारण जो पादप है उसकी तने की वृद्धि क्या होगी, कम होगी। और तने की वृद्धि कम होगी तो जो पादप हैं वो क्या रह जाएंगे, यहाँ बोने रह जाएंगे और रोजेट अवस्था को दर्शाएंगे। दूसरा हम देखें तो पादप की जो पुरानी पत्तियां हैं उनमें जो नाइट्रोजन है उसके समान पोटेशियम जो है वो भी स्थानांतरित होता है, अधिक स्थानांतरण देखने को मिलता है। तो पुरानी पत्तियों से यदि पोटेशियम की कमी हो जाती है तो पुरानी पत्तियों से पोटेशियम स्थानांतरित होकर युवा पत्तियों में चला जाता है। इसलिए पोटेशियम की कमी के जो प्रारंभिक लक्षण है वो पुरानी पत्तियों में दिखाई देते हैं। तो जो पुरानी पत्तियाँ हैं, पुरानी पत्तियों का क्या हो जाना, कुरबरित हो जाना, ये लक्षण दिखाई देगा। इसके अलावा पोटेशियम की हम बात करें तो इसकी कमी के कारण पादप की रोग प्रतिरोधक
रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या हो जाना, कम हो जाना। ये सब के सब पोटेशियम की न्यूनता के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। या हमने बात की एनपीके की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटेशियम की। इन तीनों की अधिक पादप को उपयोगिता होती है, इसलिए इन तीनों को हम क्रांतिक तत्व कहते हैं। तो आज अपना जो टॉपिक था एनपीके वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद में इसके अलावा रह जाते हैं द्वितीयक वृहद पोषक तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कौन है, सल्फर है। इनकी बात करेंगे अगले वीडियो में। और आप भी थोड़ा सा इसको पढ़ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को, कि इसका जो अवशोषण है वो किसके रूप में, क्या उपयोगिता है, क्या क्या इनकी कमी से कौन कौन से जो लक्षण हैं वो न्यूनता से नज़र आएंगे। धन्यवाद सभी को और जय हिंद, जय भारत।